जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग नेशन बिल्डिंग एंड मोरल कंसेप्ट्स पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आज जो हम उसमें पढ़ने वाले हैं वो जो इस यूनिट में आपको सेकंड टॉपिक दिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो सेकंड टॉपिक दिया है नेशनल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट एंड कैरेक्टर। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय चरित्र। ठीक, तो हमें ये आज सेकंड टॉपिक पढ़ना है। ठीक, राष्ट्र की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ नेशन हम पढ़ चुके हैं। एक राष्ट्र की क्या पावर होते हैं और एक राष्ट्र के क्या कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे नेशनल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट एंड कैरेक्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा, हित एवं चरित्र। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। नेशनल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट एंड कैरेक्टर। देखिए, सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें, नेशनल सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट वंस नेशनल इंटरेस्ट फ्रॉम एनी क्राइसिस। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्चुअली होती क्या है? किसी भी प्रकार का अगर किसी भी देश पर, ठीक है, संकट पड़ता है किसी भी प्रकार का, ठीक, तो अपने राष्ट्रीय हितों की, ठीक, अपने नेशनल इंटरेस्ट की सुरक्षा करना और उसको संरक्षित रखना। ठीक, मतलब हमारा जो राष्ट्रीय हित है, अगर हम उसको सुरक्षित करते हैं, इसी को राष्ट्रीय सुरक्षा या नेशनल सिक्योरिटी कहा जाता है। ठीक, मतलब फ्रॉम एनी क्राइसिस, वन दैट प्रोटेक्ट्स नेशनल इंटरेस्ट, मतलब वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? एक देश अपने राष्ट्रीय हितों की संरक्षित कर रहा है। ठीक, उसी को क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा। तो नेशनल सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट वंस नेशनल इंटरेस्ट फ्रॉम एनी क्राइसिस। हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी भी प्रकार के संकट से अपने राष्ट्रीय हितों को संरक्षित रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बात करें, नेशनल सिक्योरिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल वैल्यूज। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है ना, वो किसी भी राष्ट्र की वो क्षमता है जिस पर वो अपने आंतरिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। बात समझ रहे हैं आप? मतलब हम अपने आंतरिक मूल्यों को संरक्षित रखने का जो प्रयास करते हैं, उसमें जो हमारी क्षमता है या एबिलिटी है, उसको कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी बेसिकली किसी भी देश की एबिलिटी है या क्षमता है, जिस आधार पर वो अपने जो आंतरिक मूल्य हैं, इंटरनल वैल्यूज हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर पाता है। दैट इज कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, मैंने आपको बताया नेशनल सिक्योरिटी क्या है, कि कोई भी आपदा आए या कोई भी आपका संकट आए, तो उसमें आप अपने राष्ट्रीय हितों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को। तो मेन ऑब्जेक्टिव, या अगर हम कहें तो द मेन उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हितों को संरक्षित रखना, टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। क्लियर? राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करना। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, अकॉर्डिंग टू जे बंडोपाध्याय famous book, The Making of India's Foreign Policy, in terms of national security, defense, economic development and politics are interconnected even though they are different. देखिए, जे बंदोपाध्याय की एक किताब रही है, फेमस बुक रही है, जिसका नाम था द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसमें इन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, ठीक, उसकी दृष्टि से अगर हम बात करें, तो भले ही रक्षा हो, आर्थिक विकास हो या राजनीतिक हो, ये भले ही भिन्न है, मतलब एक दूसरे से हैं, मतलब एक दूसरे से, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो जे बंदोपाध्याय की किताब में ये कहा गया कि भैया राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के मामले में अगर इफ यू वांट टू सी,
then you will see that the defense, economic and politics all are different things but they are interconnected to each other. ठीक, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा जो एक तरीके से कहा जाए तो सीसीएस आपने सुना होगा। जब भी कभी देश के ऊपर कोई आपदा आती है तो एक मीटिंग होती है सीसीएस की मीटिंग। जैसे अभी पहलगाम अटैक हुआ था तो उस टाइम पर भी सीसीएस की मीटिंग हुई थी। ये सीसीएस की मीटिंग में क्या है फुल फॉर्म इसका? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। ठीक, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस की मीटिंग हुई थी। अब इस सीसीएस की मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, ठीक, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर्स भी हैं और होम मिनिस्टर भी हैं। तो अगर आप यहां पर नोटिस करें कि जहां पर बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आएगी, नेशनल सिक्योरिटी की, वहां पर भले ही डिफेंस या आर्थिक या पॉलिटिक्स, राजनयन, ये अलग अलग हो लेकिन ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, ये सीसीएस के पार्ट हैं। दे आर द मेंबर्स ऑफ द सीसीएस, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। क्लियर है? तो जे बंडोपाध्याय की किताब में ये चीज मेंशन की। ठीक, अब इसके बाद अपन बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा पर कौन से ऐसे मानक हैं, ठीक है, जो कि उस पर असर डालते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक, आर्थिक। ठीक, सबसे पहला फैक्टर क्या होता है राष्ट्रीय सुरक्षा में? इकोनॉमिक्स, आर्थिक। इसके बाद बात करें, दूसरा होता है सामाजिक, सोशल। ठीक, ये सारे फैक्टर्स हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या डालते हैं? असर डालते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो पहला इकोनॉमिक, आर्थिक, दूसरा सोशल, सामाजिक, तीसरा बात करें पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल, ठीक, पॉलिटिकल, ठीक, इस राजनीतिक, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? राजनीतिक, पॉलिटिकल, हिंदी में क्या बोलेंगे? राजनीतिक। इसके बाद बात करें डिप्लोमेटिक। राष्ट्रीय सुरक्षा में डिप्लोमेसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है, ठीक है, डिप्लोमेसी। इसके बाद बात करें फॉरेन। ठीक है, फॉरेन को हिंदी में कहा जाता है विदेशिक। फॉरेन मतलब फॉरेन की पॉलिसी पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसके बाद बात करें स्ट्रेटेजिक। ठीक, स्ट्रेटेजिक मतलब सामरिक। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मतलब क्या होता है? सामरिक। इसके बाद बात करें, अगला है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक। ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स हैं या ये राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायक कारक हैं, जो ये वो फैक्टर्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट डालते हैं। इकोनॉमिक तौर पर भी नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ता है, सामाजिक तौर पर, सोशल तौर पर भी अगर हम बात करें, पॉलिटिकल भी पड़ता है, डिप्लोमेटिक भी पड़ता है, फॉरेन भी पड़ता है, स्ट्रेटेजिक भी पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट भी पड़ता है, मनोवैज्ञानिक। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो नेशनल सिक्योरिटी पर क्या डालते हैं? इफेक्ट डालते हैं। तो इनको नोट कर लीजिएगा, 7 पॉइंट्स। दैट्स आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द नेशनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट बात करें, डायमेंशंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम क्या क्या हैं? देखिए, डायमेंशंस को बोला जाता है हिंदी में आयाम। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम, डायमेंशंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक, अब कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं? ठीक, तो सबसे पहला है नेशनल सिक्योरिटी का पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल सिक्योरिटी। ठीक, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का जो डायमेंशन है उसमें सबसे पहला क्या है? पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल सिक्योरिटी। पॉलिटिकल सिक्योरिटी मीन्स द सॉवरेनिटी ऑफ अ स्टेट एंड द सिक्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोसाइटी। देखिए, पॉलिटिकल या टेरिटोरियल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है हिंदी में अगर हम बात करें तो? राष्ट्रीय सुरक्षा के तात्पर्य से अगर हम बात करें, राजनीतिक सुरक्षा, ठीक है, किसी भी राज्य की संप्रभुता, सॉवरेनिटी, ठीक है,
और रहा की राजनीतिक व्यवस्था तथा समाज की सुरक्षा, यही पॉलिटिकल या टेरिटोरियल सिक्योरिटी। देखिए, आज हमारा देश एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है, मतलब हमारा देश एक संप्रभु देश है। क्यों है हमारा देश संप्रभु? क्योंकि हमारे आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में किसी भी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। भारत वही करेगा जो लोगों के हित में होगा, जो उनके लोगों के हित में होगा। आपने कई बार सुना हो, न्यूज में भी ये बात बोली जाती है बार बार लोगों के द्वारा, हम लोगों का जो राष्ट्र का हित होगा हम उसके बारे में सोचेंगे, नेशनल इंटरेस्ट। ठीक, तो पॉलिटिकल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि आप अपनी सॉवरेनिटी या संप्रभुता को अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं, या आप अपनी पॉलिटिकल सिस्टम या सोसाइटी को सुरक्षा दे पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल सिक्योरिटी। ठीक, तो सबसे पहला आपको समझ में आया पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल सिक्योरिटी। अगला बात करें इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक, इसको मतलब हिंदी में बोलेंगे आर्थिक सुरक्षा। ठीक, तो क्या लिखा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी refers to the strong economy of a nation, economic freedom of the government and the people of the country, security of economic resources from international pressures and freedom of economic policies। देखिए, आर्थिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है? आर्थिक सुरक्षा से आशय ये है कि किसी भी राष्ट्र की मजबूत अर्थव्यवस्था, मतलब अगर किसी राष्ट्र की मजबूत अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक आयाम होता है। ठीक, जिस आधार पर हम कहें कि देश की सरकार जो है, ठीक है, या लोग जो हैं, उनको आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर उनको आर्थिक स्वतंत्रता है, ठीक है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी का एक आयाम हो सकता है। ठीक, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब ही यही है कि चाहे वो देश की सरकार हो या लोग हो, इनकी आर्थिक स्वतंत्रता हो, इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, और किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर पर आए बिना हमारे देश के हिसाब से क्या हो सकता है उसका डिसीजन लेने की पावर, आर्थिक तौर पर यह आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी देती है। जैसे हमारे यहाँ आर्थिक व्यवस्था में हमारे देश में क्या होगा, ये कोई और देश तय नहीं कर सकता, ये सिर्फ हमारा देश भारत और हमारे देश की सरकार तय कर सकती है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब यही है कि किसी की भी मजबूत अर्थव्यवस्था अगर हो, या देश की सरकार या लोग जो हैं वो स्वतंत्र हों आर्थिक तौर पर, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय दबाव से आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा एवं आर्थिक नीतियों की स्वतंत्रता रहना। मतलब हमारे यहाँ इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी होगा, ठीक, तो वो हमारा देश तय करेगा। ठीक, उसमें कोई और देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे आप हाल ही में अगर देखिए तो हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक, हमारे देश में जीएसटी आई, जीएसटी लागू हुई। किसी और देश का कोई हस्तक्षेप हुआ, या हमारी सरकार जो भी सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ पहुंचाती है, ठीक, तो उसमें कोई देश है जो बोल सकता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं? नहीं बोल सकता। ठीक, यही इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। बात समझ में आ रही है आपको? अगला बात करें, अगला है एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स सिक्योरिटी। ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। नेचुरल रिसोर्स को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन, संसाधन, सॉरी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तो फ्रीडम फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ अ नेशन टू यूज द नेचुरल रिसोर्स एंड एनर्जी सोर्स अवेलेबल इन इट्स टेरिटरी। देखिए, अब ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा किस आधार पर हम कह सकते हैं? एक राष्ट्र के निवासी जो होते हैं, ठीक है, वो अपने भू क्षेत्र, मतलब देखिए भारत की जो टेरिटरी है वर्ल्ड में, ठीक है, वो हम सबकी टेरिटरी है क्योंकि हम सब भारतीय हैं। ठीक, हमारे सरकार की पूरी टेरिटरी है जितने हिस्से में भारत का मैप बना है। ठीक, तो वहां के जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे ऊर्जा के संसाधन हो, उन सभी चीजों को यूज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस देश को है। ठीक, जैसे हमारे यहाँ कोई भी आप बात करें तो प्राकृतिक संसाधन कुछ भी निकले तो उसका इस्तेमाल कौन करेगा? भारत करेगा, क्योंकि वो भारत की जमीन से निकला है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरीके से एक देश की आजादी है कि वो अपनी टेरिटरी पर
जो भी प्राकृतिक संसाधन या ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल वो कर सकता है। ये है एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स सिक्योरिटी। नेक्स्ट बात करें साइबर सिक्योरिटी। ठीक, साइबर सिक्योरिटी की बात करें मतलब साइबर सुरक्षा। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इज एसेंशियल। देखिए, अगर हम बात करें तो समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो साइबर सुरक्षा इससे संबंधित, ठीक है, आधारभूत अवसंरचना तथा कानूनों के क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अगर हमें साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देना है, ठीक है, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब आधारभूत अवसंरचना, ठीक है, या हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये भी एसेंशियल होता है। ठीक, तो साइबर सिक्योरिटी हो या नेशनल सिक्योरिटी हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉज का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। इसके बाद बात करें, अगला है ह्यूमन सिक्योरिटी, मानव सुरक्षा। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, द नोशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री फ्रॉम हंगर, डिजीज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन। देखिए, मानवीय सुरक्षा को यूनाइटेड नेशंस के अनुसार, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र है, संघ है, उनके द्वारा विचार किया गया है कि किसी भी देश के लोग की को उनसे आजादी किनसे मिलनी चाहिए, भूख से, बीमारी या किसी अन्य तरीके के दबाव से मुक्ति मानवीय सुरक्षा की धारणा में शामिल है। मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी के नोशन में ये चीज शामिल है दैट द पीपल ऑफ द कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम हंगर, डिजीज एज वेल एज अनदर फॉर्म ऑफ ऑब्सेशन ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब अन्य किसी दबाव से मुक्त। ठीक, वो क्या कहलाती है, ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस ने बोला है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकसित इस विचार के अनुसार किसी देश के लोगों की भूख, बीमारी और किसी तरीके के दबाव से मुक्ति मानवीय सुरक्षा की धारणा में शामिल है। अकॉर्डिंग टू द व्यूज डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, द नोशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी includes the freedom of the people of a country from hunger, disease and other form of क्लियर है। अगला बात करें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें मतलब हिंदी में बात करेंगे पर्यावरणीय सुरक्षा। देखिए, पर्यावरण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो किसी भी, या आज की डेट में अगर हम बात करें तो पर्यावरण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आज पूरे वर्ल्ड लेवल पर। देखिए, पहले के समय पर पर्यावरण का बहुत ज्यादा शोषण या एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया गया डेवलपमेंट के नाम पर। आज वही पर्यावरण को बचाने के लिए सभी देश आज क्या हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। आज एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। ठीक, तो एक तरीके से कहा जाए कि आज की डेट में गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गई है पर्यावरण की सुरक्षा करना। ठीक, तो एक तरीके से कहा जाए कि जो करंट कंसेप्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, ठीक है, तो ये जो पर्यावरण की जो सुरक्षा है, ठीक है, तो ये भी एक लक्ष्य होता है। ठीक, और ये किसी भी सरकार हो, कोई भी देश हो, किसी की भी देश की किसी की भी सरकार हो, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण के बचाने के लिए और पर्यावरण की सिक्योरिटी के लिए काम करे। ठीक, और अगर कहीं पर पर्यावरण को डैमेज किया जाता है किसी भी मानवीय हरकत के कारण, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियों के माध्यम से इसको रोका जाता है। ठीक, मतलब कहीं पर किसी देश में ऐसा लग रहा है कि वहां पर पर्यावरण को लेकर के कुछ गलत हो रहा है, जिससे पर्यावरण क्या कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो तुरंत वहां पर क्या लगा दिया जाएगा, सैंक्शन लगा दिया जाएगा, यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल जो है सैंक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक, तो पर्यावरण सुरक्षा भी एक राष्ट्रीय सुरक्षा आज की डेट में हो गई।
अगला बात करें प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए हमारे देश में मैंने आपको बताया था कि जो संस्कृति है हमारे देश में वो भिन्न संस्कृति है। हमारे यहाँ आपको अलग अलग कल्चर्स मिलेंगे, ठीक है, और उन कल्चर्स की प्रोटेक्शन करना, उन संस्कृतियों को बचा के रखना, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा होता है। ठीक, मतलब कि वो जो संस्कृतियां जो हमारे देश में हैं अलग अलग, ठीक, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड, उनको सुरक्षा देना, ये भी नेशनल सिक्योरिटी का एक आयाम है। ठीक, तो ये सारे डायमेंशंस थे नेशनल सिक्योरिटी के आयाम। ठीक, समझ में आया आपको? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। क्लियर? ये सारे क्या थे? डायमेंशंस थे या आयाम थे किसके? नेशनल सिक्योरिटी। ठीक, नेक्स्ट अब बात करेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो अब कौन कौन से प्रभावित करने वाले तत्व हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं? एलिमेंट्स अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? अंडर नेशनल सिक्योरिटी, continuity of the pace of development of the nation is maintained by resolving to preserve the social, cultural, economic, geographical, emotional and fundamental values and standards of the nation। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भावनात्मक, मौलिक मूल्यों तथा मापदंडों को सुरक्षित रखने का संकल्प करते हुए राष्ट्र के विकास की गति की निरंतरता बनाए रखना होता है। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो राष्ट्र में जो सामाजिक हो, सोशल, या आप कहें सांस्कृतिक, कल्चरल, या आर्थिक तौर पर इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकल, ठीक है, भौगोलिक, भावनात्मक, इमोशनल और मौलिक वैल्यू, मूल्य, फंडामेंटल वैल्यूज, ठीक है, इनको संरक्षित रखने का संकल्प करते हुए राष्ट्र के विकास की गति की निरंतरता बनाए रखना होता है। क्लियर? मतलब डेवलपमेंट चलता रहे नेशन का। द सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ अ नेशन is determined by a combination of many factors that affect security policy in different ways। देखिए किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा नीति का निर्धारण अनेक कारकों के सम्मिश्रण द्वारा होता है जो सुरक्षा नीति को भिन्न भिन्न प्रकारों से प्रभावित करता है। ठीक, मतलब कि हम जो सिक्योरिटी पॉलिसी किसी भी देश की बनती है तो वो हर फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। अब ये कौन कौन से तत्व हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालते हैं? तो जब भी कभी अपनी राष्ट्रीय एक तरीके से कहा जाए नीति निर्धारण करने के लिए सरकार क्या करती है, इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखती है जो पॉइंट्स मैं अभी बताने वाला हूं। सबसे पहला बात करें ज्योग्राफी। ठीक, ज्योग्राफी बात करें मतलब क्या है? भौगोलिक। ठीक, सबसे पहला राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाला तत्व, ठीक है, या नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करने वाला एलिमेंट क्या है? ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भूगोल। ठीक है, देखिए भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सुरक्षा के मामले में भूगोल जो है उसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। तो सिक्योरिटी मैटर्स में अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिटी मैटर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें इन डिटरमाइनिंग इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी, इंडिया साइज एंड लोकेशन आर वेरी सेंसिटिव एंड टू इट्स फार रीचिंग लैंड एंड मारिटाइम बॉर्डर्स। देखिए अगर हम भारत की सुरक्षा नीति के निर्धारण में भारत का आकार देखें तो स्थिति दूर दूर तक फैली स्थलीय एवं समुद्री सीमाएं अत्यंत संवेदनशील। मतलब अगर हम बात करें कि हमारे देश में जो सुरक्षा के मामले में जो भूगोल है, अगर हम उस फैक्टर की बात करें या उस एलिमेंट की बात करें तो एक तो सबसे पहली बात तो भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है एक तरीके से रोल प्ले करता है सुरक्षा के मामले में। ठीक है, और जब भी कभी हमें भारत की सुरक्षा
पॉलिसी डिटरमाइन करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो लैंड है या मैरिटाइम बॉर्डर्स है उसमें लोकेशंस जो है भारत की वो काफी ज्यादा सेंसिटिव। ठीक, कारण क्या है उसका? उसका कारण ये है, एक तो सबसे पहली बात तो अनसर्टेन बॉर्डर्स। ठीक, अब मैं अनसर्टेन बॉर्डर्स किसको कहा जाता है, मतलब किस बॉर्डर को हम अनसर्टेन कहेंगे? अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। ठीक है, तो देखिए मेन प्रॉब्लम हमारे बॉर्डर्स पे इसलिए भी है क्योंकि जो देश हैं, ठीक है, हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध नहीं है। स्पेशली मैं बात करूंगा पाकिस्तान की। ठीक, तो चूंकि होता क्या है, ठीक है, चूंकि हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में काफी सारी चीजों को लेकर के डिस्प्यूट है। ठीक है, तो इसी कारण से ये विरोध और विवाद का जो है, ये विवाद जो होता है ना, ये बॉर्डर को डिस्टर्ब करता है, अनसर्टेन कर देता है। ठीक है, मतलब अनिश्चित कर देता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप हमेशा कुछ ना कुछ क्रॉस बॉर्डर पे कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, अगर आपके देश दूसरे देश से, आपके पड़ोसी देश से संबंध अच्छे हैं तो ठीक है, फिर कोई ऐसा अनसर्टेन बॉर्डर क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी आपके पड़ोसी से नहीं बनती है, ठीक है, तब फिर क्या होती है, बॉर्डर्स पे बहुत सारी हरकतें होती हैं। क्लियर है? तो भूगोल बहुत बड़ा काम करता है राष्ट्रीय सुरक्षा में। नेक्स्ट बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी राष्ट्र की सभी ताकतों का जो सबसे मेन गोल फैक्टर होता है वो होता है पैसा। मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी आर्मी भी अच्छी चलेगी, आपकी सिक्योरिटी भी अच्छी चलेगी, आपका सब कुछ अच्छा चलेगा। सारा खेल पैसे का होता है। ठीक, तो एक तरीके से कहा जाए तो एक राष्ट्र की जो, एक तरीके से कहा जाए सैन्य शक्ति है, ठीक है, वो उसका एक बहुत बड़ा, अगर हम टूल की बात करें तो वो तत्व क्या है? आर्थिक। ठीक है, तो आर्थिक अगर विकास होगा, ठीक है, तो राष्ट्र की सैनिक शक्ति का भी जो है पावरफुल टूल है ये। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये आम नागरिकों के लिए समृद्धि और कल्याण का आधार है। मतलब इट इज द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेलफेयर फॉर दी सिटीजन्स। मतलब जो उनके देश के नागरिक हैं, मतलब किसी भी देश के, ठीक है, तो उस देश के लोगों की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी एवं कल्याण, वेलफेयर, ये बेसिस बन जाता है, या कहा जाए तो आधार होता है। ठीक, in the world, a nation is considered powerful and safe with a developed and strong economy. अब देखिए कोई भी देश हो, ठीक है, वो तभी पावरफुल बनता है जब वो सेफ, और तभी वो सुरक्षित रह सकता है जब उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी। क्योंकि अर्थव्यवस्था जो होती है ना, उसी पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आज हम रफेल खरीद रहे, S-400 खरीद रहे, क्या हम ये सब चीजें पहले खरीद सकते थे? आज क्यों खरीद रहे? क्योंकि हमारे पास आज वो पैसा है कि हम वो चीज मार्केट से खरीद सकते हैं, किसी दूसरे देश से ला सकते हैं। ठीक है, तो सारा खेल जो होता है वो पैसों का होता है। ठीक है, पैसा आपके पास होगा तो आपके लोग भी खुश होंगे, आपकी अच्छी आर्मी भी होगी, आपके पास अच्छे अच्छे वेपन्स भी होंगे। क्लियर? तो आर्थिक विकास। नेक्स्ट बात करें पॉलिटिकल ट्रेडिशन, मतलब हिंदी में बात करें तो राजनीतिक परंपरा। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन वेदर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द कंट्री इज गुड और नॉट। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा इस बात पर भी निर्भर करती है कि राष्ट्र में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अच्छी है या खराब है। ठीक, अगर खराब है, ठीक है, तो वहां पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी है जो देश का, ठीक है, वो एक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा इसी बात पर निर्भर करेगी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो अच्छा है या बुरा है। ठीक, इसके अलावा बात करें गुड गवर्नेंस एज अ सोर्स ऑफ नेशनल पावर हैज थ्री मीनिंग्स: बैलेंस ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन एलिमेंट्स दैट गिव्स
नेशनल स्ट्रेंथ। देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय शक्ति, ठीक है, नेशनल पावर, अगर हम इनके सूत्र के रूप में बात करें तो अच्छे शासन के तीन अर्थ होते हैं। मतलब एक अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस जो है, इसके कितने अर्थ होते हैं? तीन। ठीक है, तो थ्री मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहला, राष्ट्रीय शक्ति देने वाले भौतिक तथा मानवीय तत्वों का संतुलन। ठीक, मतलब जिन्होंने ये बात बताई है, ठीक है, द बैलेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स, बैलेंस ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन एलिमेंट्स दैट गिव्स नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए तो भौतिक तथा मानवीय तथ्यों का संतुलन राष्ट्रीय शक्ति देने वाला। ठीक है, इसके अलावा बात करें द बैलेंस ऑफ दिस एलिमेंट इन द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, मतलब कि इन तत्वों का विदेश नीति के संचालन में संतुलन। ठीक है, मतलब ये जो तत्व हैं, ठीक है, इसका विदेश नीति का जो संचालन हो रहा है उसमें संतुलन बनाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा बात करें अचीवमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन सपोर्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसीज, विदेश नीतियों के समर्थन में जनमत की प्राप्ति। ठीक है, तो ये होता है पॉलिटिकल ट्रेडिशन। समझ में आया आपको? ठीक, अच्छी शासन व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अच्छी शासन, क्योंकि भाई देखो आपका जो एक तरीके से, देखिए हमारे दो दूसरे देश से जो संबंध होते हैं, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, ये इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपकी सरकार कैसी है और आपकी सरकार कितनी पावरफुल है। ये बात आप नोट करिए। कोई भी फॉरेन पॉलिसी तभी तय हो पाती है जब एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम बात करें तो उस लीडर की क्या इमेज है या उस देश में कैसी सरकार चल रही है। क्लियर हो रहा है आपको ये? ठीक, तो उस तरीके से क्या होती है, चीजें बनती। ठीक, अगला बात करें इंडिजिनस एनवायरनमेंट, मतलब स्वदेशी वातावरण। इंडिजिनस एनवायरनमेंट का मतलब है स्वदेशी वातावरण। ठीक, अंडर द इंडिजिनियस एनवायरनमेंट द कैरेक्टर, कल्चर, ट्रेडिशन, circumstances, administration and leadership of the people of that country are analyzed। देखिए, आंतरिक तौर पर अगर हम बात करें तो स्वदेशी वातावरण के तहत उस देश के लोगों का चरित्र, ठीक है, कैरेक्टर, इसके अलावा संस्कृति, कल्चर, परंपरा, ट्रेडिशन, परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, नेतृत्व, ठीक है, इसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो इंडिजिनस एनवायरनमेंट में हम किसका विश्लेषण करते हैं? किसी भी देश का, उनका कैरेक्टर, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनका सर्कमस्टेंसेस, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका लीडरशिप। ठीक है, तो और ये जो किसी भी देश की, ठीक है, ताकत का अगर हम बात करें, किसी भी देश की शक्ति उसके वातावरण एवं व्यवस्था पर अधिक निर्भर होती है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स एनवायरनमेंट एंड सिस्टम। क्लियर है? अगला बात करें, ये सब पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा या आप इमेज खींच लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा इसकी। ठीक, नेक्स्ट बात करें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। देखिए, अब आंतरिक वातावरण तो हो गया, बाह्य वातावरण भी अच्छा होना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। मतलब कि अगर हम बात करें, हर राष्ट्र, अगर हम बात करें एवरी नेशन, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में लेता है या सबसे ज्यादा महत्व किसको देता है? एक तो अपने हितों की रक्षा के लिए, मतलब कि इंटरेस्ट, नेशंस इंटरेस्ट। ठीक है, तो नेशंस के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, वो फ्रेंडशिप या एक तरीके से कहा जाए कोऑपरेशन की नीति अपनाता है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय वातावरण ऐसे ही क्रिएट होता है। जैसे आज हम बात करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, आपने देखा हो कि वो अलग अलग देशों की विजिट करते हैं, अलग अलग देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो उसको आंतरिक वातावरण के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय वातावरण में भी भारत को मेन पिक्चर में लाना है। ठीक, ये बात आप समझिए कि फॉरेन पॉलिसी के लिए अगर हम बात करें तो विदेश नीति जो है
किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी पर बहुत असर डालती है। उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन हुआ था पहलगाम अटैक के बाद। ठीक, ज्यादातर देशों ने भारत को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं, भारत जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, भारत कुछ गलत नहीं कर रहा है, भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों का आपने देखा हो, बहुत सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्टेटमेंट्स हैं। ये क्या दर्शा रहा है? ये वो अंतरराष्ट्रीय वातावरण है जो बहुत पहले से हमारे देश के जो लीडर्स रहे उन्होंने क्रिएट किया। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने इसको क्रिएट किया है, नहीं, इसके पहले के भी जितने प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर विदेशों से अच्छे संबंध बनाने के प्रयास किए। ठीक है, और अपने इंटरेस्ट को बिना कॉम्प्रोमाइज किए। जो हमारा इंटरेस्ट है वो तो ठीक है, क्लियर, लेकिन उसको कॉम्प्रोमाइज किए बिना लोगों से, दूसरे देशों से दोस्ती करना, दूसरे देशों के साथ कोऑपरेशन करना। क्लियर, तो ये अंतरराष्ट्रीय वातावरण को फैलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, द कंट्री कंसर्न मस्ट मेक इट क्लियर टू द वर्ल्ड दैट द पॉलिसीज आर, देखिए, द कंट्री मस्ट मेक इट क्लियर टू द वर्ल्ड, that the policies are liberal, democratic, tolerant, welfare, developmental and cooperative, and that the international environment is in its favor accordingly. देखिए, आपने एक देश का नाम सुना होगा, नॉर्थ कोरिया। ठीक, नॉर्थ कोरिया से किसी भी देश के संबंध अच्छे नहीं है। ठीक, या चलिए नॉर्थ कोरिया नहीं, हम बात करते हैं अफगानिस्तान में जो तालिबान है, क्या सारे देशों ने तालिबान को मान्यता दे दी है? ठीक, और अगर तालिबान को मान्यता नहीं दी गई है तो क्यों नहीं दी जा रही है? कोई तो रीजन होगा भाई, क्यों नहीं दी जा रही है? उसके पीछे रीजन है उनका लिबरल ना होना, उनका लोगों को सुरक्षा ना देना, उनका टॉलरेंट ना होना, ठीक, उनका वेलफेयर ना होना। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, तो इस कारण से उनका क्या हो जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। ठीक, आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ हमारा इंटरनल मैटर है? इस देश में भी कौन चुनाव जीत रहा है उसकी नजर पूरे देशों की, जितने भी देश हैं सब पे रहती, सबकी नजर रहती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आगे उनसे डील करना है। क्लियर, तो किसी भी देश में डेमोक्रेसी है या नहीं, उस देश की सरकार टॉलरेंट है या नहीं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखने का काम भी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का होता है, अन्य देशों का होता है। क्लियर है, तो नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इसके अलावा बात करें ह्यूमन एलिमेंट्स, देखिए मानव तत्व क्या क्या है। तो मानवीय तत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी, निम्न प्रकार से सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखो ह्यूमन एलिमेंट किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी, या अगर हम बात करें तो नेशनल जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको किस किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर हम बात करें व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात करें मतलब सुरक्षा के महत्व। ठीक है, तो सुरक्षा के लिए क्या क्या महत्व होता है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, सबसे पहला है शांति, पीस। ठीक, देखिए सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है शांति होना। देखिए देश में जब शांति होगी तो लोग सुरक्षित होंगे। इसीलिए आप देखिए कभी भी हर जगह एक ही बात होती है, मेंटेन पीस, भाई शांति बनाए रखें।
शांति बनाएंगे, ठीक है, तो सुरक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंस। इसके अलावा बात करें, अगला है यूनिटी, एकता। भाई देखिए, एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक नहीं होंगे, ठीक, तो दुश्मन देश हमेशा इस चीज का फायदा उठाएगा। आप हमारे देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब हम डिसयूनाइट हुए, किसी न किसी बाहरी ने आकर के आक्रमण कर कर हम पर राज किया। बात समझ रहे हैं? तो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उनका आपस में एकजुट होना बहुत जरूरी है, भले ही देश के अंदर कितने भी डिफरेंसेस हो। आप बात समझ रहे हैं? देश के अंदर कई मुद्दे हों, कई मुद्दे पर आप बहस करेंगे, आप समझेंगे लेकिन नहीं समझेंगे, ये सब चीजें अपनी आंतरिक होती हैं। लेकिन आप देखें, जब भी कोई बाहरी अगर इस हस्तक्षेप करेगा, देन द नेशन शुड नॉट अलाउ देम। तो इसलिए एकता होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। इसके अलावा अगला अगर हम बात करें, अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये सब मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट का मतलब हिंदी में होता है प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, सुरक्षा के लिए आपकी प्रशासनिक व्यवस्था भी जो है वो भी चाक चौबंद और बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में भी लैक होता है, जिससे हमारी सिक्योरिटी लैप्स होते हैं। जैसे आप याद करिए, 1999 में, 1999 में भारत का एक प्लेन हाईजैक हुआ था, IC-814, काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, ठीक, और वो प्लेन हाईजैक हो गया था, ठीक। अब आप समझिए इस बात को कि वो प्लेन हाईजैक होने के बाद हमारे देश के एयर स्पेस से गुजरते हुए अमृतसर में उतरा भी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन के चलते वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने में, या वो जो हाईजैक था उसको सॉर्ट आउट होने में 7 दिन लग गए। क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, ठीक। आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना, आपस में चीजों को लेकर के चीजों को करना, ठीक। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट बहुत जरूरी होता है, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। अगला आप जानते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है, कूटनीति। आज आप देखें, ज्यादातर देश हमारे साथ, ठीक, तो ये क्या है? डिप्लोमेसी। हमारे यहाँ पहलगाम अटैक हुआ, लोगों ने, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ज्यादातर राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उसको सिरे से कंडेम किया और उन्होंने बोला कि ये बहुत गलत हुआ। ये क्या है? ये डिप्लोमेसी। क्लियर हो रहा है? तो डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति भी क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा में एक महत्व, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बताया सिक्योरिटी के लिए क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट भाई, आर्थिक व्यवस्था। अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो अपने आप सिक्योरिटी हो जाएगी। भाई एक क्या, आप 4 बम खरीद लो, पैसा हो तो, ठीक, 10 सिक्योरिटी गार्ड रख लो, पैसा होना चाहिए ना उसके लिए भाई, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपकी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला होगा सैन्य सफलता, मिलिट्री सक्सेस। मिलिट्री सक्सेस, देखिए, अब मिलिट्री सक्सेस की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय, एक तरीके से कहा जाए सैन्य सफलता। देखिए, बॉर्डर पर हमारी सेना मौजूद है। आज हम जो सुरक्षित बैठे हैं अपने अपने घरों में, वो किसकी वजह से बैठे हैं? बॉर्डर पे हमारे सैनिकों की वजह से। अगर हमारे सैनिक हार जाएंगे तो क्या होगा? भाई क्या होगा? अगर हमारे सैनिक हार गए तो क्या होगा? ठीक, तो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे, ठीक। हमारी जो सेना है वो फौलाद की तरह बॉर्डर पर खड़ी है, देशवासियों की सुरक्षा, ठीक। और उनका सक्सेस होना हमारी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, ठीक। तो मिलिट्री का सक्सेस होना, सैन्य सफलता होना,
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई। आपका नेतृत्व कैसा है, राजनीतिक नेतृत्व कैसा है। ठीक, जैसे आज अगर हम बात करें तो पहलगाम पर अटैक हुआ और हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। ठीक, हमने उन टेररिस्ट आउटफिट्स को अटैक किया और उनको डिस्ट्रॉय किया। क्यों, कैसे कर पाए? पॉलिटिकली जो हमारे लीडर्स हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो इतना एक्टिव थे इस चीज को लेकर के कि ये करना। ठीक, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा में पॉलिटिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सारा रोल वही प्ले करती है, क्योंकि हर चीज को मॉनिटर कौन कर रहा है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो देश कौन चला रहा है? भाई देश प्रधानमंत्री चला रहे, हर कोई ये कहता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक तौर पर व्यक्ति क्या होता है, एक तो सबसे पहली बात तो कि सारी चीज उसके हाथ में, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मामले में उसका भी एक बेहतर होना ये बहुत जरूरी होता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें अगला, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी, देखिए आंतरिक तौर पर आप सुरक्षित रहोगे तभी आप बाहरी से लड़ पाओगे। अब बात समझिए, बाहरी से हम तभी लड़ सकते हैं जब आंतरिक तौर पर हमारे देश में शांति हो और आपस में एक दूसरे के प्रति सुरक्षा हो। ठीक, तो जैसे अगर हम बात करें हमारे देश में नक्सलवाद, नक्सलवाद एक इंटरनल सिक्योरिटी इशू, हमारा आंतरिक सुरक्षा का विषय। अगर हम नक्सलवाद पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक, तो अन्य देश उस बात का फायदा उठाने का कोशिश करेंगे जो किया गया। भाई दुश्मन देश क्या करेगा, आपके देश में जो लोग नाराज हैं, जो लोग मतलब सिस्टम से संतुष्ट नहीं, ठीक, उनको भड़काने का प्रयास किया जाएगा ताकि वो कोई गलत कदम उठाए। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो आंतरिक सुरक्षा भी, अगर सुरक्षा के महत्व की बात की जाए तो आंतरिक सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? तो कौन कौन से एलिमेंट्स, ठीक है, कौन कौन से तत्व जो हैं, ठीक है, वो असर डाल रहे हैं, ये समझ में आ गया? क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक, तो अब बात करते हैं। ठीक, तो मिलिट्री पावर मैंने आपको बताया। ठीक, फॉरेन पॉलिसी लाइज द एलिमेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक, एंड इट्स प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, मतलब सैन्य शक्ति किस पर डिपेंड करती है? विदेश नीति की सफलता पर। ठीक है, तो विदेश नीति की सफलता के पीछे सैन्य शक्ति एवं उसकी तैयारी का तत्व तो समाहित होता है। ठीक है, देखिए आप एक बात समझिए, जो पावरफुल देश है, ठीक है, आप चाह करके भी उनसे नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है। हमें उनकी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है। ठीक है, और मिलिट्री स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही भारत की या किसी और देश की फॉरेन पॉलिसी तय करेगा। देखिए जो देश कमजोर है, ठीक है, आप खुद समझिए ना कि उस देश से कौन बात करेगा। भाई आज प्रधानमंत्री जी को जो हमारे इंपॉर्टेंस मिल रही है वो हमारे देश की मजबूती का एक बहुत बड़ा कारण है। हम आर्थिक तौर पर मजबूत हैं आज की डेट में, हम राजनीतिक तौर पर मजबूत हैं आज की डेट में, मजबूत सरकार है सेंटर में। ठीक, तो उसका असर फॉरेन पॉलिसी पर पड़ता है। ठीक, और मजबूत सरकार है तो आपका सैन्य शक्ति भी मजबूत होगी। क्लियर हो रहा है? ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नेशंस की, जो एक राष्ट्र की जो सैन्य शक्ति होती है, उसका अनुमान कैसे आप लगा सकते हो? मतलब एक राष्ट्र की वो जो अपनी शक्ति है, सैन्य शक्ति, मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये आप किस आधार पर अनुमान लगा सकते हो? तो एक तो सबसे पहली बात उनकी रक्षा तैयारी, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। ठीक, इसके अलावा उनका रक्षा उत्पादन, डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब वो कितना हथियार बना रहा है, कितना गन बना रहा है, क्या बना रहा है। इसके अलावा बात करें तो तकनीकी, टेक्नोलॉजी। ठीक, इसके अलावा औद्योगिक क्षमता, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी,
आर्थिक विकास तो है ही, ठीक है, और रक्षा और विदेश नीति, ठीक है। और इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इसका आधार बनाया जाता है, ठीक है। तो एक राष्ट्र कितना पावरफुल है सैन्य तरीके से, ठीक है, उसकी सैन्य ताकत कितनी पावरफुल है, ये इन सब चीजों से पता चलता है। क्लियर हो रहा है? अगला बात करें, मैंने आपको बताया नेशनल कैरेक्टर, ठीक। नेशनल कैरेक्टर की बात करें, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट सबटाइल एंड ह्यूमन एलिमेंट ऑफ एनी नेशनल पावर। यह किसी भी राष्ट्र की शक्ति का अमूर्त, सूक्ष्म एवं मानवीय तत्व है, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, अमूर्त, सबटाइल मतलब सूक्ष्म, ठीक, और मानवीय मतलब ह्यूमन एलिमेंट है किसी की भी राष्ट्रीय शक्ति का। द पीपल ऑफ ईच कंट्री हैव सम जनरल क्वालिटीज, deficiencies, temperament, nature and working style, which are collectively known as national character। देखिए, एक देश, ठीक है, और एक देश जो बनता है वो वहां पर बसे हुए लोगों से बनता है, ठीक है। अब वहां पर एक तरीके से कहा जाए तो देश में भले ही विभिन्न तरीके के लोग हों, लेकिन फिर भी कुछ जनरल क्वालिटीज होती हैं, सामान्य गुण होते हैं, या सामान्य कमियां होती हैं, अवगुण होते हैं, ठीक। इसके अलावा उनका टेम्परमेंट कैसा है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, ठीक। यही एक राष्ट्र के चरित्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो रहा है? तो जैसे अगर हम बात करें, हमारा देश जो है, ठीक, वो सेकुलरिज्म में बिलीव करता है। हमारा देश सेकुलर है, हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है किसी सरकार का, हमारे यहाँ सभी धर्मों को एक समान देखने की दृष्टि है सरकार। क्लियर? तो इससे क्या पता चल रहा है, तो समान दृष्टि से हम सबको देख रहे हैं, तो हमारे नेशन का वो कैरेक्टर बन गया। भाई हम प्रेम से रह रहे हैं देश में, देखिए छोटे मोटे इंसिडेंट हर देश में होते हैं, ठीक है। जहां इतने सारे बर्तन होंगे वहां थोड़े बहुत तो टकराएंगे, ठीक है। तो ये एक आध इंसिडेंट के साथ आप पूरे राष्ट्र के चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकते, ठीक। हम इतिहास से अगर देखा जाए तो हम लोग शुरू से इकट्ठा रह रहे हैं, ठीक। आप देखेंगे, आप जब हिस्ट्री की क्लास पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग क्या थे, अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, अलग अलग प्रजाति के लोग रहते थे। तो हम ये काम शुरू से कर रहे हैं, और हम ये काम कर रहे हैं इसीलिए वो हमारा राष्ट्रीय चरित्र बन गया है। क्योंकि भाई एक देश कौन बना रहा है, लोग ही तो बना रहे हैं, लोग जैसा चरित्र रखेंगे वो देश वैसा ही हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि किसी देश के लोग हिंसक ज्यादा है, ठीक, तो उस देश की भी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, हिंसक हो जाएगी, ठीक। और अगर किसी देश में शांति चाहने वाले लोग ज्यादा है तो उस देश की प्रवृत्ति और अपने आप शांति वाली होगी। भाई हम वही कर रहे हैं, हमारा देश वही कर रहा है जो लोग सोचते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बैठी हुई है हमारी, क्योंकि लोगों ने तो हम सब ने मिलकर के वोट करके भेजा है ना भाई सरकार को बनने के लिए, ठीक। तो हम जैसा सोच रखेंगे, हम जैसी क्वालिटी रखेंगे, हम जैसा वर्किंग स्टाइल हमारा होगा, वैसे ही देश का भी होगा, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हम इंडियंस की एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है, ठीक। हम किसी भी चीज का तुरंत रिप्लाई नहीं करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई मेल आया, हम उसको तुरंत रिप्लाई नहीं करेंगे, हम थोड़े टाइम बाद रिप्लाई करेंगे, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पर, हम आप किसी से कहिए कि भाई कितनी देर में आ रहे हो, वो कहेगा बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूं, आएगा वो 10 मिनट बाद। अगर कोई बहुत दूर भी है तो भी कह रहा है बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। बात समझ रहे हैं? तो ये कमोवेश सभी की आपको जनरल क्वालिटी मिलेगी देश में। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो देश बना रही हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स, हमारे देश में आप ट्रैफिक रूल्स की अगर आप देखें हालत, तो कितने लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो क्या बन गया है, वो भारत की पहचान बन गया है,
ठीक, हमारे यहाँ पहले जो गंदगी, जो डर्टीनेस था, वो कैसे बदला? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कह देने से, स्वच्छ भारत अभियान के कह देने से हो गया? नहीं, लोगों ने जब ये सोचा और लोगों ने उस चीज को अपने अंदर अडेप्ट किया, तब वो चीज आज आपको हिंदुस्तान में नजर आ रही है। आज लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी वो सबसे पहले डस्टबिन देखते हैं। ठीक, डस्टबिन देखते हैं, पहले ये नहीं था, पहले लोग ऐसे ही फेंक देते थे। तो ये लोगों का बदला है। तो लोग बदलेंगे तो देश बदलेगा, क्योंकि देश में जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, वो लोगों की ही सरकार है। तो लोगों के बीच के लोग हैं ना जो वहां बैठे हैं आज कुर्सी पे। ठीक, तो किसी भी देश का नेशनल कैरेक्टर वहां के लोगों पे डिपेंड करता है कि उनका राष्ट्रीय चरित्र कैसा हो। इसके अलावा बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई, आप जब तक टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं होगी, ठीक, तब तक आपका देश मजबूत नहीं हो सकता। देखिए, आज हम राफेल जो है वो फ्रांस से खरीद रहे हैं। अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होती तो राफेल आज हम फ्रांस को बेच रहे होते, और उससे मुनाफा किसको होता? हमें होता। मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, आज बुलेट ट्रेन के लिए हमको जापान से मदद लेनी पड़ रही है। अगर हमने अपनी बुलेट ट्रेन खुद चला दी होती, हमारे पास अगर वो तकनीक या टेक्नोलॉजी होती जिससे हम बुलेट ट्रेन चला सकते हैं, ठीक, तो हमें क्या जरूरत पड़ती जापान की? हम जापान को अपनी टेक्नोलॉजी देते, अपना कंसेप्ट देते। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी देश का जो टेक्नोलॉजी होती है, अगर जितनी ज्यादा एडवांस होगी, वो देश उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक, आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स को, यूनाइटेड स्टेट्स को आप देखिए, आप उसको हर मामले में देख लीजिए, आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा मजबूत देश है वो। ठीक, मिलिट्री बेसिस पर अगर हम बात करें तो वो सबसे मजबूत देश है। इसीलिए तो वो सुप्रीम पावर है, एक तरीके से कहा जाए तो। यूनाइटेड स्टेट्स कोई बात कहता है तो कोई भी वर्ल्ड का देश इग्नोर नहीं कर सकता उस बात को। कारण क्या है? उनके पास वो स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ उन्होंने कैसे डेवलप करी? भाई, उनके पास जो इतने एडवांस वेपन है, ये कहां से आया? उनके टेक्नोलॉजी की वजह से। उनके पास टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उनका जो एक तरीके से कहा जाए तो तकनीकी प्रगति जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं देश को क्या बनाती है? स्ट्रांग बनाती है। इसीलिए देश जो होता है, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्रायोरिटी एजुकेशन होती है। आप समझिए, क्योंकि तकनीक कैसे बनेगी? लोग ही बनाएंगे आपके देश के, और आपके देश के लोग उतने काबिल होने चाहिए। ठीक, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था लास्ट क्लास में, याद करिए। जनसंख्या ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका देश स्ट्रांग हो गया। क्वालिटी वाली जनसंख्या है कि नहीं, वो मैटर करता है। क्लियर? तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये भी है जो नेशनल सिक्योरिटी पर इफेक्ट डाल रहा है। और डिप्लोमेसी तो है ही, मैं बता चुका हूं आपको डिप्लोमेसी के बारे में। अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारे कैसे हैं, ये फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को तय करता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी भी राष्ट्र के हित के लिए उसकी एक तो सबसे पहली बात तो सुनिश्चित, मतलब डेलिब्रेट, और इसके अलावा रैशनल पॉलिसी, तर्क संगत विदेश नीति आवश्यक होती है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो किसी भी देश की विदेश नीति को लागू करने का काम कूटनीति के द्वारा किया जाता है, डिप्लोमेसी के द्वारा किया जाता है ना। फॉरेन पॉलिसी कैसे चलती है? डिप्लोमेसी से चलती है। ठीक, क्लियर हो रहा है? तो व्हाट आर दी एलिमेंट्स अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी, समझ में आ गया आपको? कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के उस पर असर डालते हैं? ठीक, सारे पॉइंट समझ में आ गए? ठीक, इन पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। अगला बात करें, अगला है व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है नेशनल सिक्योरिटी? सबसे पहला पॉइंट अगर बोलें
to protect the borders of the country as determined by law and stipulated in the constitution and to protect its citizens from terrorist and insurgent activities. देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे पहला मूलभूत उद्देश्य क्या है? अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना, ठीक है, और कानून द्वारा निर्धारित और संविधान, ठीक है, इसमें जो भी उल्लेख दिया हुआ है, मतलब जो भी चीजें इसमें मेंशन है, उस आधार पर देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और देश के नागरिकों को आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों से रक्षा करना, यह सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है नेशनल सिक्योरिटी का। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? कानून संगत अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना और नागरिकों का, टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजंस फ्रॉम टेररिस्ट एंड इंसर्जेंट एक्टिविटीज, नागरिकों को आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों से रक्षा करना, यह सबसे पहला उद्देश्य होता है राष्ट्रीय सुरक्षा का। इसके बाद बात करें, मेंटेनिंग अ credible deterrent against the use or the threat of use of weapons of mass destruction on a large scale against India। देखिए, भारत के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विध्वंस के हथियारों के प्रयोग अथवा प्रयोग की धमकी के विरुद्ध विश्वसनीय निवारक रख रखाव। देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करें तो कई बार पाकिस्तान हमको न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है, ठीक, लेकिन क्या वो आज तक न्यूक्लियर वॉर कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि हमने उसकी व्यवस्था की है, ठीक, हमारे तरफ से पूरी तैयारी और व्यवस्था है, ठीक है, ताकि कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई देश हमको धमकी दे कि हम ये बम गिरा देंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक। तो वो सारी चीजें देश के दिमाग में होती है कि हमारे ऊपर कौन कौन सा थ्रेट आ सकता है, ठीक। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा बात करें, टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम सच रिस्ट्रिक्शंस on the transfer of technologies that affects India's security preparation। देखिए, प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर लगाए गए ऐसे प्रतिबंधों से देश को सुरक्षित रखना जिनका प्रभाव भारत की सुरक्षा तैयारी पर पड़ता है, ठीक, मतलब कि देश को एक तरीके से कहा जाए तो जैसे कभी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर होती है, ठीक है, ठीक, जिससे भारत की सुरक्षा तैयारियों पर इसका असर पड़ता है, ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध लगाना और उससे देश को सुरक्षित करना, ठीक है, ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, ठीक। अगला बात करें, टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद नेबरिंग कंट्रीज एंड इंप्लीमेंट मेजर्स दैट एनहांस म्यूचुअल ट्रस्ट। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा में आस पड़ोस के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, ठीक। तो पड़ोसी देशों से सहयोग और आपसी समझ, ठीक है, आपसी समझ को बढ़ावा देना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखिए, आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है, हम बॉर्डर शेयर करते हैं, इसीलिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जो किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसके पड़ोसी देशों से उसका संबंध अच्छा होना बहुत जरूरी है। वो आपको राष्ट्रीय सुरक्षा में एक ताकत देता है, ठीक। अभी क्या होता है कि अगर आपके पड़ोसी से अच्छे संबंध नहीं तो आप उसी में उलझे रह जाओगे, ठीक। और इस बात का एडवांटेज कहीं ना कहीं दूसरे आपके दुश्मन मुल्क जो होते हैं वो लेते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पर आज हम बात करें तो चाइना का पाकिस्तान पर क्या इंटरेस्ट है? भाई, पाकिस्तान कोई ऐसा देश तो है नहीं जो चाइना से कुछ मदद मिल सके चाइना को उससे, फिर भी चाइना फुल तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि वो इंडिया को डिस्टर्ब रखना चाहता है। इंडिया जब पाकिस्तान से डिस्टर्ब रहेगा, ठीक, तो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना से पीछे होता जाएगा, ठीक, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया को मानता है एशिया में।
वो मानता है कि अगर इंडिया को हमने डिस्टर्ब नहीं रखा तो ये आर्थिक तौर पर इतना बढ़ जाएंगे कि एक टाइम ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए आपसी म्यूचुअल ट्रस्ट होना नेबरिंग कंट्रीज से बहुत जरूरी है। इसके अलावा बात करें टू वर्क विद द कंट्रीज ऑफ द सेक्टेरियन मूवमेंट टू एड्रेस द मेन चैलेंजेस फेसिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड टू पार्टिसिपेट इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सच एज एशियन रीजनल फोरम। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के समक्ष खड़ी मुख्य चुनौतियों से निपटने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों के साथ मिलकर कार्य करना। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है उसके लिए भी जो देश उनसे जूझ रहे हैं उनके साथ काम करना। ठीक? और अगर अगर कहीं पर जैसे कहा जाए कि सहकारी संगठनों में भाग लेना, ठीक है, जैसे कि निष्पक्ष, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम वातावरण की बात करते हैं, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आज की डेट में किसी एक देश का इशू नहीं रह गया, वो पूरे वर्ल्ड का इशू है। तो आप जब भी देखिए समिट होती है तो बैठ करके इन सारे विषयों पर डिस्कस किया जाता है, अलग अलग देश अपनी अपनी बात कहते हैं, तो यही चीज है। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें कंटिन्यू डायलॉग विद मेजर पावर एंड की पार्टिसिपेंट्स ऑन सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इशू। देखिए, हमेशा बातचीत होती रहती है जो बड़े देश हैं उनके साथ। आपने देखा हो भारत के प्रधानमंत्री रशिया के राष्ट्रपति से भी बात करते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी बात करते हैं, वो फ्रांस के राष्ट्रपति से भी बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? ठीक, क्योंकि ये डायलॉग्स होते रहने चाहिए, कोई मतलब गैप नहीं होना चाहिए, डायलॉग्स होते रहने चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है। इसके अलावा टू एडहेयर टू अ कंसिस्टेंट एंड प्रिंसिपलाइज्ड पॉलिसी ऑन डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल सिक्योरिटी फॉर ऑल। देखिए, सर्वोच्च हित अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे सर्वोच्च हित जो है नेशनल सिक्योरिटी का वो है हमारी संप्रभुता की सुरक्षा करना, सॉवरेनिटी। हमारा राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट हमारा क्या है? किसी भी तरीके का भेदभाव ना होना और सभी को समान सुरक्षा प्रोवाइड करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, तो नेशनल इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल सिक्योरिटी फॉर ऑल। ठीक, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल सिक्योरिटी। ठीक, मतलब हमारे बॉर्डर को सेफ रखना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का पार्ट है। ठीक, इसके अलावा हमें ऐसे तैयारी रखना जिससे कि कोई और देश हमको मास डिस्ट्रक्शन की धमकी ना दे। ठीक, क्लियर हो रहा है ये? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल सिक्योरिटी के। क्लियर हुआ? ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों की। व्हाट आर दी चैलेंजेस विच वी आर फेसिंग। ठीक, तो अगर हम बात करें, अगला पॉइंट जो है वो है चैलेंजेस रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। देखिए, अब राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारे सामने कुछ कठिनाइयां भी हैं, चुनौतियां भी हैं। तो ये चुनौतियां कौन कौन सी हैं? challenges related to national security. तो the challenges related to national security can be characterized into two parts. देखिए, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियों के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया। ठीक, सबसे पहला है मिलिट्री चैलेंजेस, मतलब सैन्य चुनौतियां। सैन्य चुनौतियां कौन कौन सी हैं सबसे पहला तो, और दूसरा है नॉन मिलिट्री चैलेंजेस। ठीक है, मतलब असैन्य चुनौतियां। तो एक है सैन्य चुनौतियां, मिलिट्री चैलेंजेस, और दूसरा है नॉन मिलिट्री चैलेंजेस। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे मिलिट्री चैलेंजेस। मिलिट्री चैलेंजेस, सैन्य चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला अगर हम बात करें ट्रेडिशनल वेपन्स, देखिए परंपरागत हथियार। सबसे पहला क्या है? परंपरागत हथियार। देखिए, हमेशा से अगर हम बात करें, ठीक है,
तो ट्रेडिशनल वेपन्स जो हैं, ठीक है, वो एक सेना को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए कि हमारी सरकार की आज की डेट में डिफेंस में प्रायोरिटी क्या है, हथियारों को मॉडर्नाइज किया जाए, ठीक। तो अगर आप ट्रेडिशनल वेपन्स का यूज करते हैं, ठीक, तो वॉर के समय पर आपको यह समस्या आ सकती है। तो सबसे पहला चैलेंज है ट्रेडिशनल वेपन्स, ठीक है, परंपरागत हथियार। इसके अलावा बात करें तो गन पाउडर टनल्स, ठीक, गन पाउडर टनल्स, बारूदी सुरंगें, ठीक है। देखिए, प्रत्यक्ष संघर्ष के स्थान पर छापामार युद्ध का प्रचलन बढ़ा है, जिन्हें संचालित करने के लिए बारूदी सुरंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो गन पाउडर टनल्स क्या है, देखिए आजकल क्या हो गया है, आजकल डायरेक्ट वॉरफेयर नहीं चल रहा है, ठीक है, आजकल डायरेक्ट स्ट्रगल नहीं हो रहा है, ठीक। तो देखिए बारूदी सुरंग का इस्तेमाल करके, जैसे अगर आप देखें तो पाकिस्तान अब भारत से डायरेक्ट युद्ध नहीं करता, ठीक, क्योंकि पाकिस्तान को यह समझ में आ गया है कि सीधे युद्ध में हम भारत को नहीं हरा पाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट आउटफिट्स के जरिए और उनको देश में हमारे भेजता है, हमारे उसको डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये जो गन पाउडर टनल है ना, एक तरीके से बारूदी सुरंगें, तो ये लोग भी सुरंग से ही आते हैं, जितने टेररिस्ट होते हैं वो सुरंग से, क्रॉस फायरिंग से, तो इसके उससे आड़ में ये क्या करते हैं, देश में घुस जाते हैं और फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा बात करें न्यूक्लियर वेपन्स, देखिए न्यूक्लियर वेपन्स तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा। देखिए पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है, भारत के पास भी न्यूक्लियर बम है, ठीक। तो दो देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो एक देश नहीं, पूरे विश्व को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना हो जाए। इसीलिए जब भारत पाकिस्तान की भी टेंशन हुआ, तो सबसे ज्यादा कंसर्न वर्ल्ड का ये था कि ये लड़ाई बढ़ ना जाए, क्योंकि दोनों क्या है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, क्लियर। इसके बाद अगला बात करें केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, आजकल इसका भी थ्रेट बहुत ज्यादा है, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज किया जा रहा है, वायरस का, ये इसका डेडली वायरस का जो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक, ये भी चैलेंजेस है। इसके अलावा सिविल वॉर, सिविल वॉर बहुत बड़ा चैलेंज है, सॉरी। अगर हमारे देश में लोग, आपने देखा हो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारे देश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आंतरिक तौर पर हम सिविल वॉर की सिचुएशन में आ जाते हैं, ठीक। भाई वो क्या कर रहे हैं, अब जैसे कई बार क्या होता है, देश में पावर में आने के लिए, ठीक, कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं जो आपस में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है नेशनल सिक्योरिटी की, गृह युद्ध। और इसके अलावा टेररिज्म तो है ही, आतंकवाद तो है, आज पूरा विश्व जो है टेररिज्म को फेस कर रहा है, तो वो तो मेजर सिक्योरिटी चैलेंज है। तो ये सारे क्या थे, मिलिट्री चैलेंजेस थे, ठीक। अगला बात करें नॉन मिलिट्री चैलेंजेस, नॉन मिलिट्री चैलेंजेस में क्या है, क्लाइमेट चेंज। देखिए पानी की कमी हो जाए, ठीक, सूखा पड़ जाए, खाने की कमी हो जाए, ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक। तो ये नॉन मिलिट्री चैलेंज है, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है भाई। अगर कहीं पर भी पानी की कमी हो गई, ठीक, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि पानी से कहीं ना कहीं हमारा कृषि जुड़ा है, और हमारा जो अनाज है वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा है, कृषि से जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है, इससे दिक्कत होगी। तो क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा नारकोटिक्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। देखिए होता क्या है, मानव तस्करी और नारकोटिक्स जो होता है ना, ड्रग्स वगैरह, इससे जो पैसा कमाया जाता है ना, वो ही पैसा आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू, ठीक। इसके अलावा बात करें इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी,
देखिए आर्थिक अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, महंगाई है, गरीबी है, ठीक, इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ये भी एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज होता है, ठीक। इसके अलावा बात करें साइबर क्राइम, ठीक, आजकल इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन का जमाना है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि साइबर क्राइम किस तरीके से एक मेजर थ्रेट बनता जा रहा है प्राइवेसी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को देखते हुए। क्लियर? तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। हमने आज राष्ट्रीय सुरक्षा पढ़ा, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक। एक बार आप इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक, प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट्स आप नोट करते जाइएगा, ठीक। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक, जो सेकंड पॉइंट है इसका नेशनल इंटरेस्ट। क्लियर? तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।